नमस्कार। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली मतलब सिस्टम पर गहराई से बात करेंगे। शरीर में तरल पदार्थ और परिसंचरण, जिसे हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस भी कहते हैं। नमस्कार। जी हाँ, ये वाकई एक फैसिनेटिंग सिस्टम है। हमारे पास जानकारी के लिए एक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का अंश है, तो कोशिश रहेगी कि हम इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है ये जानना कि भाई ये ब्लड और लिम्फ शरीर में कैसे काम करते हैं। हमारा हार्ट मतलब दिल खून को कैसे पंप करता है और इस पूरे सिस्टम की बुनियादी बातें क्या हैं। सही। हाँ, और हम कुछ ज़रूरी इंग्लिश टर्म्स जैसे ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हार्ट, ईसीजी, हाइपरटेंशन, सीएडी का भी जिक्र करेंगे क्योंकि ये आजकल काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करें। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड, जैसा आपने कहा, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक तो है तरल हिस्सा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, प्लाज्मा, ये खून का कितना हिस्सा होता है? ये करीब 55% होता है। हम्म, हल्का पीला सा, थोड़ा चिपचिपाक तरल, मतलब विस्कस फ्लूइड। इसमें ज्यादातर तो पानी है, 90-92%, और बाकी 6-8% में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से? हाँ, मुख्य रूप से 3 हैं। फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जमने में मदद करता है। फिर हैं ग्लोब्युलिन्स, जो हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। और एल्ब्यूमिन्स, जो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। वैसे अगर प्लाज्मा से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। अच्छा, और दूसरा हिस्सा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें क्या आता है? हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मुख्य रूप से कोशिकाएं हैं। एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये सब मिलकर खून का बाकी 45% हिस्सा बनाते हैं। आरबीसीज, ये तो सबसे ज्यादा होते होंगे, है ना? और शायद यही खून को लाल रंग देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक स्वस्थ वयस्क में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, करीब 5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। इनमें हेमोग्लोबिन होता है, एक आयरन वाला प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, और इसी से खून का रंग लाल होता है। और ये बनते कहाँ हैं? ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। ज्यादातर मैमल्स में इनके मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और शेप बाइकॉनकेव होता है। इनकी उम्र करीब 120 दिन की होती है, जिसके बाद ये स्प्लीन में टूट जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। अच्छा, अब डब्ल्यूबीसीज के बारे में बताइए। ये शायद हमारे शरीर के सैनिक हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज रंगहीन होते हैं, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। संख्या में आरबीसी से काफी कम होते हैं, करीब 6 से 8 हजार प्रति mm³। इनका काम है शरीर की रक्षा करना। इनके भी टाइप्स होते हैं क्या? जी हाँ, मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। इनमें फिर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं और मोनोसाइट्स के साथ मिलकर बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स को खत्म करते हैं, मतलब ये फैगोसिटिक होते हैं। और लिम्फोसाइट्स, इनका बिल्कुल। इम्यून सिस्टम में रोल होता है शायद? बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स बी और टी टाइप्स के होते हैं और ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बेहद जरूरी हैं। इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन से लड़ते हैं और बेसोफिल्स सूजन वगैरह में शामिल होते हैं। समझ गई। और तीसरे थे प्लेटलेट्स। हाँ। इनका क्लॉटिंग से क्या कनेक्शन है? हाँ, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ये असल में कोशिका के छोटे टुकड़े हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। संख्या करीब 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm³ होती है। इनका मुख्य काम है ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में मदद करना। चोट लगने पर यही खून का बहना रोकने में मदद करते हैं। सही। इनकी कमी से दिक्कत हो सकती है फिर? जी हाँ, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब जरा ब्लड ग्रुप्स पर आते हैं। एबीओ और आरएच ग्रुपिंग के बारे में सुना है, ये कैसे काम करता है? एबीओ ग्रुपिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आरबीसीज की सतह पर कौन से एंटीजेंस मौजूद हैं, ए, बी, दोनों या कोई नहीं। इसी आधार पर ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी या ओ होता है। हमारे प्लाज्मा में इनके विपरीत नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त मैचिंग जरूरी है। बिल्कुल, अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो आरबीसीज आपस में चिपककर नष्ट हो सकते हैं,
क्लम्पिंग, जो खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से ओ ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर्स और एबी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहा जाता है। हालांकि कुछ और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। और RH ग्रुपिंग? वो आरबीसीज पर एक और एंटीजन, RH एंटीजन की मौजूदगी, RH पॉजिटिव या गैर मौजूदगी, RH नेगेटिव पर आधारित है। ज्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक दिक्कत आ सकती है अगर मां RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, पर अब इसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब ये बताइए, चोट लगने पर खून जमता कैसे है? ये कोएगुलेशन प्रोसेस। ये एक जरूरी बचाव मैकेनिज्म है। जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स और घायल टिश्यू कुछ चीजें छोड़ते हैं जो एक पूरी रिएक्शन सीरीज मतलब कैस्केड प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। अच्छा। हाँ, इस प्रोसेस के आखिर में प्लाज्मा में मौजूद एक इनएक्टिव प्रोटीन फाइब्रिनोजन एक्टिव होकर फाइब्रिन में बदल जाता है। ये फाइब्रिन धागे जैसा होता है और एक जाल बना लेता है। जाल? हाँ। किस लिए? उस जाल में मरे हुए और क्षतिग्रस्त फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे आरबीसीज फंस जाते हैं और एक थक्का यानी क्लॉट बन जाता है, जो खून का बहना रोक देता है। इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयंस Ca++ का भी अहम रोल है। वाह, काफी जटिल प्रक्रिया है ये तो। ब्लड के अलावा लिम्फ के बारे में भी सुना है, वो क्या है? हाँ, लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। जब खून बारीक नलियों कैपिलरीज से गुजरता है तो कुछ पानी और छोटे पदार्थ छनकर कोशिकाओं के बीच की जगह में आ जाते हैं। यही है टिश्यू फ्लूइड। और इसका काम क्या है? ये कोशिकाओं और खून के बीच पोषक तत्वों, गैसों वगैरह के आदान प्रदान में मदद करता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम इस फ्लूइड को इकट्ठा करके वापस खून में डाल देता है। लिम्फ में खास लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। अच्छा, और ये सब घूमता कैसे है शरीर में, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम? हाँ, मनुष्यों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब खून हमेशा बंद ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के नेटवर्क में बहता है। और इस सिस्टम का जो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट 4 चेम्बर वाला होता है ना? जी हाँ, ऊपर 2 छोटे आर्टरिया और नीचे 2 बड़े वेंट्रिकल्स। ये पेरिकार्डियम नाम की एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हार्ट की दीवारें कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं और इसमें एक खास तरह का नोडल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू? हाँ, ये टिश्यू खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा कर सकता है। इसे ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। इसमें सबसे अहम है साइनो आर्ट्रियल नोड या SAN, जिसे हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं। यही दिल की धड़कन की लय तय करता है, करीब 70-75 बार प्रति मिनट। अच्छा, तो ये SAN ही दिल को धड़काता है? हाँ, ये इम्पल्स शुरू करता है जो फिर AV नोड, AV बंडल और पुर्किंजे फाइबर्स के जरिए पूरे वेंट्रिकल्स तक फैलती है, जिससे वो सिकुड़ते हैं। हार्ट में वॉल्व्स भी होते हैं जो खून को एक ही दिशा में बहने देते हैं। और ये कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल मतलब दिल की एक धड़कन में होने वाली सारी घटनाएं। आर्टरिया और वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना, सिस्टोल, और फैलना, डायस्टोल। ये पूरा साइकिल करीब 0.8 सेकंड में हो जाता है। सिर्फ 0.8 सेकंड में? हाँ, और हर साइकिल में हर वेंट्रिकल लगभग 70 ml खून पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुणा करें तो कार्डियक आउटपुट मिलता है, यानी 1 मिनट में दिल कितना खून पंप करता है, जो करीब 5 लीटर होता है। 5 लीटर प्रति मिनट? कमाल है। और वो लब डब आवाज? वो हार्ट वाल्व्स के बंद होने की आवाजें हैं। लब पहली आवाज, डब दूसरी। ठीक है, अब ECG के बारे में बताइए। ये टेस्ट काफी आम है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये असल में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डॉक्टर्स इसे देखकर बता सकते हैं कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसमें P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव होते हैं, जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दिखाते हैं। अच्छा, और ये डबल सर्कुलेशन क्या है? मनुष्यों में डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब खून दिल से 2 अलग-अलग रास्तों पर जाता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो खून को फेफड़ों तक, लंग्स तक ले जाकर ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में लाता है। और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ऑक्सीजन वाले खून को दिल से पूरे शरीर में पहुंचाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड खून को वापस दिल तक लाता है। इससे सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। क्या हार्ट अपनी मर्जी से धड़कता है या कोई इसे कंट्रोल करता है? हार्ट वैसे तो मायोजेनिक है, मतलब खुद ही धड़कन पैदा करता है SAN की वजह से, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम, खासतौर पर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में मौजूद सेंटर
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS के जरिए इसे जरूरत के हिसाब से तेज या धीमा कर सकता है। कैसे? सिंपैथेटिक नर्व्स दिल की धड़कन और कॉन्ट्रैक्शन की ताकत बढ़ाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसे कम करते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन भी कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो ये सब मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, पर इसमें गड़बड़ियां भी तो हो सकती हैं। क्या आम बीमारियां हैं इससे जुड़ी? हाँ, बिल्कुल। कुछ आम सर्कुलेशन से जुड़े डिसऑर्डर्स हैं। एक तो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जब बीपी लगातार नॉर्मल 120-80 मिलीमीटर से ज़्यादा, मान लीजिए 140-90 मिलीमीटर या उससे भी ऊपर रहे, ये दिल के लिए खतरनाक है और ब्रेन और किडनी पर भी असर डाल सकता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें दिल को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने से वो संकरी हो जाती हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ओहो, एंजाइना भी इसी से जुड़ा है? हाँ, एंजाइना पेक्टोरिस सीने में होने वाले तेज दर्द का लक्षण है। ये तब होता है जब हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अक्सर KAD की वजह से। और हार्ट फेलियर, क्या ये हार्ट अटैक जैसा ही है? नहीं, हार्ट फेलियर वो स्थिति है जब दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौसर ढंग से खून पंप नहीं कर पाता। इसे कभी-कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये कार्डियक अरेस्ट, जब दिल धड़कना बंद कर दे, या हार्ट अटैक, जब दिल की मांसपेशी का कोई हिस्सा अचानक डैमेज हो जाए, से अलग है। अच्छा, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये थी हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक काफी विस्तृत चर्चा। हमने ब्लड, लिम्फ, हार्ट, ब्लड वेसल्स और कुछ आम डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश की। की टर्म्स जैसे प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ABO, RH ग्रुप्स, कोएगुलेशन, लिम्फ, SAN पेसमेकर, कार्डियक साइकिल, ECG, डबल सर्कुलेशन, हाइपरटेंशन, CAD, एंजाइना और हार्ट फेलियर, ये सब जरूरी हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये जटिल सिस्टम जीवन के लिए जरूरी पदार्थों को पहुंचाता है और व्यर्थ चीजों को हटाता है। ये वाकई में कुदरत का एक कमाल है। हाँ, वाकई। आज की बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने सुना कि दिल खुद धड़क सकता है, ऑटो एक्साइटेबल, पर नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स उसे कंट्रोल भी करते हैं। तो क्या लंबे समय तक रहने वाला तनाव, मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, जो सिर्फ अस्थायी रूप से हार्ट रेट बढ़ाता है, क्या वो शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली, हमारे लॉन्ग टर्म कार्डियक हेल्थ पर भी कोई स्थायी बुरा असर डाल सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।